अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, उसके कंसेप्ट को क्लियर किया। उसके बाद हमने देखा कि हमें फिजिक्स में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। उसके बाद हमने कुछ उसके एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को भी डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। हमने वेक्टर को जमा करना है बाय ग्राफिकल मेथड के ज़रिए। तो उसका जो पहला केस है वो हमारे पास है हेड टू टेल रूल। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास हेड टू टेल रूल होता क्या, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्या वजह थी कि हमें वेक्टर को ग्राफिकल मेथड से ही जमा करना पड़ा, क्यों वो सिंपल मैथमेटिकल रूल से जमा नहीं हो पाया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्या वजह थी। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास हेड टू टेल रूल होता क्या है, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और फिर हम उसके बाद कुछ एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास पीपीएससी और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और फिर लास्ट पे हम कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे जो कि ई कैट और एम कैट के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो बच्चों, आपने आखिर तक बने रहना है। मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिज़िक्स एकेडमी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है हेड टू टेल रूल। अब हम देखेंगे कि हमें हेड टू टेल रूल की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्या वजह थी कि हमने वेक्टर को ग्राफिकल मेथड के ज़रिए ही जमा किया। तो इसको देखेंगे हम एक डिफरेंस से। ये हमारे पास सपोज करो इधर स्केलर आ गया और इधर आ गया वेक्टर। अब हम देखेंगे कि क्या वजह थी कि हमें ग्राफिकल मेथड के ज़रिए ही वेक्टर को ऐड करना पड़ा। तो बच्चों, जब हम स्केलर की बात करते हैं, जब स्केलर का आता है तो उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होती है। इसलिए अगर हमारे पास एक शॉपर में 5 किलोग्राम चीनी है और अगर हम चाहते हैं कि हम उसमें मज़ीद 5 किलोग्राम चीनी का इजाफा कर दें, तो हमने क्या किया, उस शॉपर में मज़ीद 5 किलोग्राम चीनी जमा कर दी। तो जब हमने इन दोनों को जमा किया तो हमें पता चला, जब हमने इनका मैस किया तो हमें पता चला कि ये क्वांटिटी हमारे पास 10 किलोग्राम बन गई। 5 + 5 को जमा करने से हमारे पास स्केलर में 10 आ रहा था। लेकिन जब हमने वेक्टर में ऐसा किया तो वेक्टर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि 5 + 5 का रिज़ल्ट हमेशा 10 ही आए। वो कभी 10 आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था। वो 10 भी आ सकता है, वो हमारे पास 0 भी आ सकता है, और 5 + 5 का आंसर हमारे पास 0 और 10 के दरमियान कुछ भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि स्केलर में तो बस सिंपली 5 + 5 का आंसर 10 आ गया, लेकिन वेक्टर में 5 + 5 का आंसर हमारे पास 0 से 10 तक कैसे हो सकता है। तो अब हम उसको देखते हैं। तो सपोज़ करो हमारे पास पहला जो केस है, पहला केस हम ले लेते हैं। इसमें हमारे पास होगा ये कि दो स्टूडेंट हैं, दो बच्चे हैं, दो आपस में दोस्त हैं। उनके पास एक गाड़ी है, ये उनके पास एक छोटी सी गाड़ी आ गई। अब एक दोस्त कहता है कि 5 मीटर पर सेकंड गाड़ी इसी तरफ मूव करे, और दूसरा दोस्त भी यही चाहता है कि 5 मीटर पर सेकंड से ये गाड़ी इसी डायरेक्शन में मूव करे। तो वो दोनों गाड़ी को धक्का लगाते हैं। तो जब दोनों दोस्तों ने गाड़ी को इधर धक्का लगाया 5 मीटर पर सेकंड से इस गाड़ी को मूव करवाने के लिए, तो हमारे पास स्टूडेंट अब ये गाड़ी कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी। अब ये गाड़ी हमारे पास टोटल 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। इस केस में तो हमारे पास दोनों फोर्सेस, जो दोनों धक्के थे, जो दोनों स्टूडेंट यही चाहते थे कि गाड़ी हमारे पास एक ही डायरेक्शन में मूव करे, तो उन दोनों ने गाड़ी को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से धक्का लगाया। तो गाड़ी हमारे पास टोटल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगी। ये तो था पहला केस। इसमें हमारे पास 5 + 5 का आंसर और रिजल्टेंट हमारे पास 10 ही आ रहा है। लेकिन अब हमने दूसरा केस देखा। इसमें हमने ये कहा कि हमारे पास एक दोस्त कहता है, उनकी आपस में लड़ाई हो गई है। एक दोस्त कहता है कि गाड़ी जाए इधर, दूसरा दोस्त कहता है नहीं नहीं गाड़ी पीछे की तरफ जाए। वो कहता है नहीं, गाड़ी को पीछे की तरफ ही जाना चाहिए। वो उसको इधर की तरफ धक्का लगाना स्टार्ट कर देता है। पहला दोस्त कहता है गाड़ी आगे जाए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दूसरा दोस्त कहता है नहीं नहीं गाड़ी पीछे की तरफ जाए, मैंने इधर की तरफ जाना है, मेरा काम इधर है। तो वो धक्का लगाता है गाड़ी को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करवाने के लिए। तो स्टूडेंट, अब गाड़ी कितनी स्पीड से मूव करेगी। अब गाड़ी रेस्ट में ही रहेगी, क्योंकि जितनी फोर्स इधर लग रही है उतनी ही फोर्स उसको इधर लग रही है। तो गाड़ी हमेशा इस की वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, इस केस में हमारे पास उस गाड़ी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि अब दोनों जो फोर्सेस हैं वो आपस में एंटी पैरेलल हैं।
अब देखो स्टूडेंट, इधर तो 10 5 + 5 का आंसर हमेशा 10 ही आ रहा था, लेकिन वेक्टर में हमने देखा पहले केस में तो 5 + 5 का आंसर 10 आ गया। लेकिन जब हमने दूसरा केस डिस्कस किया जिसमें दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन थी, तो हमने देखा कि 5 + 5 का रिजल्ट अब 0 आ रहा था। लेकिन बात स्टूडेंट अभी इधर ख़त्म नहीं हुई, ये तो था 2 केस 0 और 10 के दरमियान, लेकिन 0 और 10 के दरमियान उस गाड़ी की वेलोसिटी कुछ भी आ सकती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास तीसरा केस क्या हो सकता है, जिसमें हमारे पास जो गाड़ी है वो 0 और 10 के दरमियान कितनी वेलोसिटी से मूव कर सकती है। तो सपोज़ करो अब एक स्टूडेंट ने कहा ये गाड़ी मूव करे इस डायरेक्शन में, वो इसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव करवाना चाह रहा है, लेकिन दूसरा दोस्त कहता है नहीं नहीं, अब मेरा दिल कर रहा है कि ये गाड़ी इधर जाए। ये अब गाड़ी है बेचारी सी फंस गई है बीच में दोनों दोस्तों के दरमियान। एक कहता है कि गाड़ी इधर जाए, दूसरा कहता है नहीं नहीं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी ऊपर की तरफ जाए। तो अब स्टूडेंट ये गाड़ी कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी और किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो स्टूडेंट अब गाड़ी का भी अपना है, गाड़ी ना इधर जाएगी ना अब इधर जाएगी, गाड़ी स्टूडेंट अब इधर चली जाएगी, वो दोनों के दरमियान में चली जाएगी। तो अब हमारे पास इस गाड़ी की कितनी स्पीड होगी, तो हमें पता है कि हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल डायरेक्शन में। तो जब हमने इस वेक्टर को इधर शिफ्ट किया तो ये हमारे पास हमारे पास ट्रायंगल बन गई। तो हमें पता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 का अंडर रूट, और ये आई थिंक होता है 7.2। तो स्टूडेंट देखो, अब जब हमारे पास एक वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है और एक वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो उस वक्त जो गाड़ी है वो ना इधर की तरफ जा रही है और ना ही इधर की तरफ जा रही है, बल्कि वो उनके बीच में से जा रही है। और उसकी जो स्पीड अब ना वो ज़ीरो है और ना ही अब वो 10 है, वो 0 और 10 के दरमियान क्या है 7.2। तो यही मसला आ रहा था वेक्टर में कि वेक्टर की एडिशन का जो रिजल्टेंट है वो कभी कुछ आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था, कभी वो 0 आ जाता था, कभी वो 10 आ जाता था, कभी वो 0 और 10 के दरमियान कुछ भी आ जाता था। तो यहाँ से क्या पता चला कि दो वेक्टर का जो सम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल के ऊपर है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में थे, एंगल 0 था, तो उनका रिजल्टेंट हमारे पास मैक्सिमम आया। लेकिन जैसे ही हमने उनको एंटी पैरेलल किया, उनकी डायरेक्शन को चेंज किया, एंगल 180 का बना, तो उस वक़्त हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो 0 आया, मिनिमम आया। लेकिन जब हमारे पास उन दोनों के दरमियान एंगल 90 का हुआ, तो उस वक़्त हमारे पास रिजल्टेंट 7.2 मीटर पर सेकंड आ गया। इससे क्या पता चला कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंगल के ऊपर। अब हमें पता है कि दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो 0 से लेकर 180 के दरमियान कुछ भी हो सकता है। ये 0 और 180 के दरमियान कुछ भी हो सकता है। एंगल दो वेक्टर के दरमियान हमने पीछे पढ़ कर आए हैं, 0 और 180 के दरमियान कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो केस बनेंगे वो भी 180 ही बनेंगे। जिस तरह दो वेक्टर के दरमियान 0 और 180 के दरमियान एंगल कुछ भी हो सकता है, इसी तरह उन दो वेक्टर का रिजल्टेंट के भी 180 केस बनेंगे। जितना जितना एंगल चेंज होता जाएगा उसी हिसाब से उन दो वेक्टर का रिजल्टेंट भी चेंज होता जाएगा। तो यही वजह थी कि हर बार हमारे पास दो वेक्टर का रिजल्टेंट कुछ आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था और कभी हमारे पास कुछ आ रहा था। तो इसलिए हमारे पास वेक्टर की ज़रूरत पड़ी कि हम वेक्टर को जमा करें। उनको जमा करने के लिए सिंपल मैथमेटिकल रूल ने काम नहीं दिया। अगर सिंपल में देता तो हर वक्त 5 + 5 10 ही होता, लेकिन हमने अभी देखा कि कभी 5 + 5 का आंसर 0 आ रहा था, कभी 10 आ रहा था, और 0 और 10 के दरमियान 7.2 आ रहा था, और 0 और 10 के दरमियान कुछ भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, और एंगल 180 का हो सकता है दो वेक्टर के दरमियान। तो इसका मतलब है रिजल्टेंट भी 180 टाइप के होंगे। जितना एंगल होगा उसी हिसाब से उन दो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम वेक्टर को जमा करने के लिए ग्राफिकल मेथड को यूज़ करें, क्योंकि सिंपल मैथमेटिकल मेथड से तो ये वेक्टर जमा हो ही नहीं रहे थे। कभी इनका रिजल्टेंट कुछ आ रहा था, कभी ये कुछ सीन बना रहे थे। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम वेक्टर को एक ग्राफिकल मेथड के ज़रिए ही जमा कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो पहला केस है हेड टू टेल रूल, इसमें हम वेक्टर को किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं वेक्टर को ग्राफिकल मेथड से हेड टू टेल रूल से किस लिए जमा कर सकते हैं, कैसे जमा कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है स्टूडेंट, अगर आपको ये समझ आ गया आगे तो हलवा है बस।
और आपने ऐसे खा जाना है। आगे तो बिल्कुल बहुत ही ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो अब स्टूडेंट हमारे पास हम देखेंगे कि हम वेक्टर को हेड टू टेल रूल से किस तरह जमा कर सकते हैं, किस तरह उनकी एडिशन कर सकते हैं। तो इसमें वो कहता है कि सबसे पहला पॉइंट आपने ये करना है, काम ये करना है, जिन दो वेक्टर को आपने जमा करना है उनको आपने ड्रा कर लेना है। बड़ा भी मुश्किल काम है, हम ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास सपोज करो ए वेक्टर है और ये हमारे पास अब आ गया वेक्टर बी। ये हमने इनके ऊपर एरो का निशान लगा दिया। अब ये बन गया वेक्टर। वो कहता है पहला पॉइंट तो ये है कि जिन दो वेक्टर को आपने जमा करना है उनको आप ड्रा कर लें। ड्रा हो गया। अब दूसरा काम ये वो कहता है आपने ये करना है, जिस तरह हमें नाम से ही पता चल रहा है हेड टू टेल, तो आपने ये करना है कि पहले वेक्टर की हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को मिला देना है। पहले वेक्टर की हेड के साथ आपने दूसरे वेक्टर की टेल को मिला देना है। तो हमने यही काम किया। ये थोड़ा नीचे बना लेते हैं। हमने पहला वेक्टर ये ड्रा किया, पहले वेक्टर की हेड के साथ दूसरे वेक्टर की हमने ये टेल को जोड़ दिया। तो ये हमारे पास ए वेक्टर था, अब ये हमारे पास बी था। अब नेक्स्ट कहता है कि अब बारी है रिजल्टेंट वेक्टर की। तो वो कहता है जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी जो टेल होगी, दोबारा स्टूडेंट, रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल होगी वो पहले वेक्टर की टेल और रिजल्टेंट वेक्टर की जो हेड होगी वो हमारे पास दूसरे वेक्टर की हेड के साथ मिलेगी। तो हमने वही काम किया, पहले वेक्टर की टेल के साथ और दूसरे वेक्टर की हेड के साथ उसका हेड मिला दिया। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि इक्वल है हमारे पास ए वेक्टर का प्लस बी के साथ। तो ये तो स्टूडेंट बिल्कुल उसी तरह का केस बन गया जो हमने पीछे पढ़कर आए कि जब हमारे पास एक गाड़ी को इधर मूव करवाना चाह रहा था, दूसरा गाड़ी को इधर मूव करवाना चाह रहा था, लेकिन गाड़ी ने क्या किया, गाड़ी ना इधर मूव की ना इधर मूव की, गाड़ी उन दोनों के बीच में से मूव की। तो ये वही केस बार है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपको उसकी समझ आ गई है आगे तो हलवे ही है। तो ये तो था हमारे पास सिंपली हेड टू टेल रूल, जिसमें हम दो वेक्टर को जमा करते हैं तो उनका रिजल्टेंट एक ऐसे आ जाता है, जो कि जिसकी जो हमारे पास टेल होगी वो पहले वेक्टर की टेल और जिसका जो हेड होगा वो दूसरे वेक्टर के हेड के साथ आपस में मिला हुआ होगा। तो ये तो था हमारे पास हेड टू टेल रूल सिंपली। अब हम देखेंगे कि हेड टू टेल रूल कम्यूटेटिव होता है या नहीं होता। तब हम उसको देखते हैं कि हमारे पास जो हेड टू टेल रूल है क्या वो कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो कम्यूटेटिव, अब आप सोच रहे होंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अगर हम दो वेक्टर को जमा करें और फिर हम क्या करें, उनकी हम डायरेक्शन को उसकी हम चेंज कर दें उनकी पोजीशन को, तो अब हम क्या करते हैं बी प्लस ए कर लेते हैं। पहले हमने ए प्लस बी किया, फिर हमने क्या किया उनकी पोजीशन को चेंज किया, तो हमारे पास क्या आ गया बी प्लस ए। अब तो अगर ये आ जाए इक्वल तो इस प्रॉपर्टी तो हम कहते हैं कि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो अब देखते हैं कि हेड टू टेल रूल या वेक्टर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो इसके लिए हम देखते हैं, दो वेक्टर ले लेते हैं, पहला ए है, दूसरा हमने ये बी लिया। अब हमने इनको जोड़ना है हेड टू टेल रूल से। तो हमने क्या किया, वहीं हमारा काम पहले का ऐसे ड्रा कर लिया, फिर उसको ऐसे जोड़ दिया और रिजल्टेंट आ गया अब हमारे पास ये वाला वेक्टर, जो कि इक्वल है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये तो था हमारे पास रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमने क्या करना है, अब हमने बी प्लस ए करना है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम इस वेक्टर को बी का नाम दे देते हैं, इस वेक्टर को ए का नाम दे देते हैं। अब ये हमारे पास बी वेक्टर है, ये हमारे पास ए वेक्टर है। तो अब हमने इसको जोड़ना है किसके ज़रिए, हेड टू टेल के ज़रिए। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसके ऊपर आकर सिंपली रख देंगे। तो हमने इस ए को इसके ऊपर रखा तो हमारे पास ये रिजल्टेंट बन गया। ये किसके इक्वल है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो देखो स्टूडेंट हमारे पास बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहे हैं। जब हमने वेक्टर को डायरेक्शन उनकी पोजीशन को चेंज किया तो हमारे पास उनके रिजल्ट में कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी वैसा है जिस तरह आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा बी प्लस ए। स्टूडेंट ये हमारे पास होगा बी
प्लस ए। तो जिस तरह का रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू बी प्लस ए का आ रहा था, उसी तरह का रिजल्टेंट हमारे पास ए प्लस बी का आ रहा था। तो यहाँ से क्या पता चला कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा हमारे पास वेक्टर, वो ए प्लस बी का भी वही होगा और बी प्लस ए का भी वही होगा। तो इसीलिए हमारे पास एडिशन ऑफ जो वेक्टर है वो फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो ये तो था हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। वो कुछ भी नहीं है, हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एक एडिशन का केस ही है। जिस तरह ने हमने दो वेक्टर को एडिशन किया, उसी तरह अब हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या होगा, ए माइनस बी होगा, जिस तरह एडिशन में ए प्लस बी था। तो अब हमने इसको डिस्कस करना है। तो वो कहता है सिंपली आप एक वेक्टर ए लें, ये तो वेक्टर है अब ए। हमने ये कहा कि जो सब्ट्रैक्शन है वो एडिशन का एक केस ही है। जिस तरह हम दो वेक्टर को जमा कर रहे हैं, इसी ही तरह हम दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी। ये क्या बता रहा है हमें कि ए जमा हो रहा है माइनस बी वेक्टर में, मतलब कि जो बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। पहले अगर वो ऊपर था तो अब उसकी डायरेक्शन नीचे हो गई है, अगर आप पहले वो नीचे था तो अब उसकी डायरेक्शन ऊपर हो गई है। तो ये ए वेक्टर था, ये सपोज कर लो हमारे पास बी वेक्टर हो गया। अब हमें इनको जमा करना है, इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है हेड टू टेल रूल से। तो वो क्या कहते हैं, ए प्लस बी है नेगेटिव में। तो हमने सिंपली क्या किया, ये ए को ही रखा। अब बी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो बी हमारे पास ये माइनस बी आ गया, ये हमारे पास ए था। तो रिजल्टेंट स्टूडेंट अब क्या बनेगा, हमारे पास ये वाला रिजल्टेंट बन जाएगा, जो कि होगा आर इज इक्वल टू ए, हुआ प्लस ही है लेकिन किस में, माइनस बी वेक्टर में, जिसकी डायरेक्शन अब अपोजिट हो गई है। तो ये क्या हो गया, तो यही था हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जिसमें हमारे पास दो वेक्टर ऐड ही होते हैं, लेकिन किसके साथ, जिस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाए, उसकी चेंज हो जाए, तो उस वेक्टर के साथ दो वेक्टर ऐड होकर हमें रिजल्टेंट वेक्टर दे देते हैं। तो ये तो था स्टूडेंट हमारे पास हेड टू टेल रूल। सिंपली कि हमारे पास हेड टू टेल रूल की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या वजह थी कि हमें ग्राफिकल मेथड को ही यूज़ करना पड़ा दो वेक्टर को जमा करने के लिए, क्योंकि वो सिंपल मैथमेटिकल रूल से जमा हो ही नहीं रहे थे। कभी उनका आंसर कुछ आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था। तो अब इस हमारे पास मेथड से हम कितने बी वेक्टर हो अब उनको जमा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कुछ एमसीक्यू जो कि इस हमारे पास टॉपिक्स में से आते हैं पीपीएससी और बोर्ड एग्जाम में, तब हम उनको देखते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इजी भी होंगे, थोड़े मुश्किल भी होंगे, इतने मतलब कि मुश्किल भी नहीं होंगे, लेकिन आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो मैं इसी तरह एमसीक्यूज की स्टेटमेंट पढ़ूंगा, नीचे ऑप्शन आएंगे तो आपने उनके ऊपर एक के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो अब हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है वो ये कहता है कि क्या, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं। दोबारा सुनना स्टूडेंट, क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जिस तरह एडिशन ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा था, फॉलो कर रहा था, अब पूछ रहा है कि क्या हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं। तो ऑप्शन उसके हैं यस, दूसरा उसका ऑप्शन है नो, तीसरा उसका ऑप्शन है बोथ। तो स्टूडेंट हमारे पास जिस तरह एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता था, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसका आंसर है नो के ऊपर होगा। अगर हमारे पास ए माइनस बी है जो कि आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये कभी बी इक्वल नहीं होंगे बी माइनस ए के। अगर हम उनकी पोजीशन को चेंज करें तो ये स्टूडेंट कभी बी इक्वल नहीं होंगे। इसीलिए हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कभी बी कम्यूटेटिव रूल को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो ये तो था हमारे पास पहला एमसीक्यू। अब दूसरा एमसीक्यू है हमारे पास, क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, पहले था हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, अब है एडिशन ऑफ वेक्टर। तो अब वो पूछ रहा है कि क्या एडिशन ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव जो है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या एडिशन ऑफ वेक्टर हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं। तो इसीलिए इसी तरह उसके आंसर हैं यस, नो और बोथ।
तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, फिर हम उसको देखेंगे कि क्या वेक्टर या एडिशन ऑफ वेक्टर उस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है या नहीं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट कुछ भी नहीं होती, जिस तरह हमारे पास कम्यूटेटिव थी उसी में थोड़ा इजाफा कर देना तो हमारे पास एसोसिएटिव हो जाएगी, और इसमें हमारे पास 3 वेक्टर जमा होंगे। अगर वो कहता है ए प्लस बी प्लस सी को जमा करें, इनको जमा करके फिर इसमें जमा करें, तो क्या इसका रिजल्टेंट इक्वल आएगा ए प्लस बी। पहले ए प्लस बी को जमा करेंगे, उसको फिर दोबारा जमा करेंगे किसमें, सी में। तो अगर वेक्टर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो हम कहेंगे कि जो वेक्टर है वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो वेक्टर का एडिशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्योंकि उसमें ए प्लस सी, अगर बी प्लस सी को जमा करें ए में तो उसका आंसर वही आएगा, रिजल्टेंट बिल्कुल उसी तरह का ही होगा जिस तरह का अगर हम पहले ए प्लस बी को जमा करें फिर उसको सी में जमा कर दें, तो जैसा उस वक्त रिजल्टेंट आएगा वैसा ही रिजल्टेंट हमारे पास इसी वक्त आएगा। तो रिजल्टेंट दोनों का सेम हुआ, बराबर हुआ, तो हम कहेंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, यस, हाँ करता है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट हमारे पास। तो ये तो था हमारे पास दूसरा एमसीक्यू। अब हम देखते हैं तीसरा एमसीक्यू जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब वो तीसरा एमसीक्यू ये कह रहा है कि अगर एक वेक्टर है वो हमारे पास कम्यूटेटिव रूल को ओबे नहीं कर रहा, फॉलो नहीं कर रहा, तो क्या वो वेक्टर होगा या नहीं। वो पूछ रहा है कि एक क्वांटिटी है जो कि कम्यूटेटिव रूल को, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं कर रही, तो क्या वो वाली क्वांटिटी वेक्टर होगी या नहीं। तो इसी तरह अब हमारे पास नीचे फिर ऑप्शन होंगे, वेक्टर होगी, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है स्केलर होगी, और तीसरा अब हमारे पास ऑप्शन है बोथ। स्टूडेंट अब आपने ध्यान से, अगर आपने पिछले लेक्चर पढ़े हैं तो इंशाल्लाह आपको इसका आंसर फौरी पता चल जाएगा कि जब हमारे पास क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो कम्यूटेटिव रूल जो वो हमारे पास लॉ ऑफ एडिशन है, जो हेड टू टेल रूल है, इसको फॉलो नहीं कर रही, तो क्या वो हमारे पास वेक्टर होगी या स्केलर होगी या बोथ होगी। तो स्टूडेंट ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो हमारे पास ग्राफिकल मेथड को ओबे नहीं कर रही, फॉलो नहीं कर रही, तो वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी। अब आप सोच रहे होंगे इसकी एग्जांपल क्या है, तो सबसे जो इसकी अच्छी एग्जांपल है वो हमारे पास है करंट। करंट स्टूडेंट हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि हमारे पास जिसकी मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन जिसकी साथ साथ डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, तो इसीलिए वो हमारे पास वेक्टर भी नहीं बन पाती। तो यहाँ से क्या पता चला कि वेक्टर बनने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना पड़ता है। अगर किसी क्वांटिटी में ये 3 चीज़ें होंगी तो तभी वो वेक्टर बन पाएंगी, अदरवाइज़ वो स्केलर होगी। तो ये तो था हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज। अब चौथा एमसीक्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा मज़े का एमसीक्यूज है। अब टू एमसीक्यूज की स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक की मैग्नीट्यूड वो कहता है 5 न्यूटन है, और दूसरे की वो कहता है हमारे पास मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन। तो वो कहता है कि अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा। वो कहता है कि एक वेक्टर 5 न्यूटन का है, दूसरा वेक्टर हमारे पास 6 न्यूटन का है, तो जब वो जमा होंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो ऑप्शन उसने हमें दिए हुए हैं। वो कहता है कि उसका रिजल्टेंट हमारे पास होगा 0 न्यूटन, ये उसने ए ऑप्शन दिया। बी उसने कहा कि उसका रिजल्टेंट हमारे पास होगा 18 न्यूटन। तीसरा उसने कहा कि हमारे पास उसका रिजल्टेंट होगा 10 न्यूटन। तो ये तो थे हमारे पास एमसीक्यूज कि क्या जब 2 वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन और 6 न्यूटन हो तो क्या उनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 न्यूटन, 18 न्यूटन या 10 न्यूटन। तो स्टूडेंट आपने सोच के इसके ऊपर क्लिक करना है, बहुत ही कंसेप्ट वाला एमसीक्यूज है कि जब 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड ये है तो उनका आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट हमने देखा कि जब भी 2 वेक्टर को जमा करते हैं उनका जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान कुछ भी आ सकता है, मैक्सिमम
और मिनिमम के दरमियान कुछ भी आ सकता है। जब हमने उनको जमा किया, फ़र्ज़ करो जब पहले हमने एग्जाम्पल की थी 5 + 5 की, तो हमारे पास 5 + 5 10 होता है और 5 - 5 0 होता है। तो हमने देखा कि 0 और 10 के दरमियान टोटल 180 पॉसिबल केस थे कि रिजल्टेंट वेक्टर इन 180 में से कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह लेकिन होगा किसमें, 0 और 10 के दरमियान, मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान कुछ भी हो सकता है। अब हमने देखना है इनका मैक्सिमम क्या होगा। तो जब हमने 6 + 5 को जमा किया तो 11 आ गया। अब हम देखेंगे इनका मिनिमम क्या होगा, 6 - 5 1। तो अब इनका जो आंसर है वो 1 और 11 के दरमियान कुछ भी हो सकता है। वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5.6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा 1 और 11 के दरमियान। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा आ रहा है। तो 0 भी बिल्कुल नहीं आ रहा, 18 न्यूटन वैसे ही इससे बड़ा है, तो ये दोनों गलत हो गए। और 10 न्यूटन जो हमारे पास है वो 1 और 11 के दरमियान आ रहा है, तो इसीलिए उसका आंसर हमारे पास ये होगा कि दो वेक्टर जब उनकी मैग्नीट्यूड 5 और 6 न्यूटन है तो उनका आंसर 10 होगा। ये केस है, ये नहीं कि लाजमी 10 ही होगा, लेकिन 1 और 11 के दरमियान कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारे पास ऑप्शन में 10 है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो 10 ही होगा। ये तो थे स्टूडेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs। आई होप इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि हमारे पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की कितनी इंपॉर्टेंस है कि अगर कोई क्वांटिटी उसको ना माने तो वो वेक्टर ही नहीं बन पाती। और इससे हमारे पास ये भी पता चलता है कि दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट क्या आता है। अब बारी आ गई है कि हम कुछ न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे जो कि ECAT और MCAT के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अब जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है बहुत ही मज़े का है। ये हमारे पास स्टूडेंट होता है, हमने पीछे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था। ये हमारे पास होता है ईस्ट, इधर होता है, इधर हमारे पास वेस्ट होता है, इधर हमारे पास नॉर्थ हो गया और ये साउथ। अब उस जो न्यूमेरिकल है उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हमारे पास एक वेक्टर 4 मीटर पर सेकंड से साउथ में मूव कर रहा है। किस में मूव कर रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से साउथ में मूव कर रहा है। फिर वो कहता है कि वो वाला बंदा जो 4 मीटर पर सेकंड से साउथ में मूव कर रहा है उसको ख्याल आता है, वो 90 का एंगल लेता है और फिर वो मूव करना स्टार्ट कर देता है ईस्ट में 3 मीटर पर सेकंड से। पहले उसने साउथ में मूव किया, फिर उसने ईस्ट में 3 मीटर पर सेकंड से मूव किया। तो अब वो कहता है कि वो जब वो ईस्ट और साउथ में मूव करेगा तो उसका रिजल्टेंट क्या है, वो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा जो कि 3 और 4 का प्लस होगा। तो हमने वहीं कुछ भी नहीं करना, हमने पीछे पढ़ा है कि हेड टू टेल रूल। तो अब हमने क्या करना है, हमने वेक्टर ड्रा कर लेना है। ये 4 मीटर पर सेकंड का आ गया। अब हमें पता है कि हम वेक्टर को शिफ्ट भी कर सकते हैं, किसमें, पैरेलल डायरेक्शन में। तो अब ये वेक्टर इधर से शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। तो जब ये हमारे पास इधर आया तो ये कितना बन गया, 3 मीटर पर सेकंड। अब हमें पता है हेड टू टेल रूल से कि रिजल्टेंट क्या होता है, उसके टेल से इसका हेड मिला दो। इस तरह वो गाड़ी वाले सीन था कि ना अब गाड़ी ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी बल्कि वो इसमें मूव करेगी। इसी तरह अब जो उसका रिजल्टेंट होगा वो ना इधर होगा ना इधर होगा बल्कि उन दोनों के बीच में से होगा। तो हमें पता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड होती है। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, R इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऊपर आ गया अंडर रूट। तो ये कितना आ जाएगा, 16 + 9, ये हमारे पास 25 आ जाएंगे। इसका अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो देखो स्टूडेंट अब हमारे पास 4 + 3 का आंसर 5 मीटर पर सेकंड आया। तो ये इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। और साथ में अगर वो ये पूछता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एंगल कितना है हमारे पास साउथ के साथ, उस रिजल्टेंट वेक्टर का जो ये अब आ रहा है हमारे पास, इसका एंगल कितना है हमारे पास इस साउथ के साथ। अब हमने इसको भी बताना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर साउथ के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो स्टूडेंट बहुत ही इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। हमें पता है कि जब भी हमने एंगल को देखना है तो हमें पता है tan थीटा होता है हमारे पास y/x। तो यहाँ से हमारे पास एंगल आ जाएगा tan इनवर्स y/x। और अब हमारे पास एंगल आ जाएगा tan y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है 4 x एक्सिस की। तो अब हमारे पास जो एंगल आएगा वो आप स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा किसके साथ,
साउथ के साथ वो वाला हमारे पास होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर उसी को हम वाई के साथ देखना चाहें तो वाई के साथ कितना होगा, वो हमारे पास होगा 53। ये हमारे पास 37 है और ये हमारे पास हो जाएगा 53। तो दोनों को जमा करें अब, तो ये हमारे पास टोटल 90 का एंगल बन जाएगा। तो इसी तरह के हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ई कैट और एम कैट में आते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एक ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा और वो हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो एंगल के लिए स्टूडेंट आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो ये तो था हमारे पास पहला न्यूमेरिकल, जिसमें हमने देखा कि जब दो वैक्टर एक ईस्ट में है और एक साउथ में है तो उनका रिजल्टेंट क्या आया। अब हम एक और मज़े का न्यूमेरिकल करते हैं। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब वो कहता है इसी तरह ये हमारे पास ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये हमारे पास साउथ होता है। अब वो कहता है स्टूडेंट कि हमारे पास एक वेक्टर है जो कि साउथ में हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और वहीं वाला वेक्टर उसको ख्याल आता है वो 90 का रोटेशन लेकर ईस्ट में मूव करता है 10 मीटर उसी स्पीड से पर सेकंड। अब वो कहता है कि ये जो दो वेक्टर हैं इनको, इसको हमने ए का नाम दे दिया, इसको हमने बी का नाम दे दिया। अब वो कहता है कि इनका सब्ट्रैक्शन मालूम करो, इन दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन मालूम करो, इनकी जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन मालूम करके इनका रिजल्टेंट बताओ। तो कुछ भी नहीं करना, हमने वो वाला कंसेप्ट पीछे वाला यूज़ करना है कि सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, एडिशन का ही एक केस है, लेकिन उसमें हमारे पास जो वाली क्वांटिटी सब्ट्रैक्शन हो रही है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अब हमने निकालना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी स्टूडेंट क्या था, हमने पढ़ा ए माइनस बी कुछ भी नहीं था, प्लस का ही एक केस था। तो हमने अब क्या करना है, बी की डायरेक्शन को चेंज करना है, उसको नीचे कर देना है। तो अब ये बी पहले ऊपर था, अब हमने इसको सिंपली नीचे कर देना है। तो अब ये इधर की तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा बी माइनस बी, ये होगा वो भी 10 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। तो अब हम इसको ड्रा कर लेते हैं। एक हमारे पास वेक्टर ये है, एक हमारे पास वेक्टर ये है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और फिर एक वेक्टर अब नीचे की तरफ है जो कि माइनस बी है, वो भी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो अब इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, वहीं टेल से स्टार्ट करना है और हेड के जा कर हमने ख़त्म कर देना है। तो ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट आएगा जो कि R = A माइनस बी होगा। तो यही हमें चाहिए था। तो हमने इसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे, वहीं हम लगाएंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर = इसके स्क्वायर का अंडर रूट। तो जब हम निकालेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर आ जाएगा उनके ऊपर अंडर रूट। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 10 की पावर अंडर रूट। ये बच्चों 100 बन जाएगा, 100 बन जाएगा, ये हमारे पास 200 बन जाएगा। 100 प्लस 100 हमारे पास हो जाएगा 200। तो अब हम 200 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 100। तो 100 का हमने 10 आ गया, नहीं स्टूडेंट ये हमारे पास, हाँ 100 का 10 अंडर रूट आ गया और ये हमारे पास आ जाएगा 2। ये स्टूडेंट ऐसे था ना, 200 बन जाएगा। 200 को हमने 200 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 100 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसको अलग-अलग करके लिखते हैं। जब हमने इसको अलग-अलग करके लिखा तो 2 को अलग कर दिया और 100 को हमने अलग कर दिया। अब हमें पता है कि 100 का अंडर रूट हमारे पास क्या होगा, 100 का अंडर रूट हमें ये स्क्वायर होता है 10 का अंडर रूट, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है जो इक्वल होगा 10 और हमारे पास साथ में होगा 2 अंडर रूट। तो इस तरह के हमारे पास न्यूमेरिकल बन सकते हैं इस हेड टू टेल रूल में से कि एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है, एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो उसका रिजल्टेंट निकालो। तो ये तो था स्टूडेंट हमारे पास हेड टू टेल रूल का, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास उसकी वजह क्या थी, क्यों ज़रूरत पड़ी कि हमने ग्राफिकल मेथड से ही वेक्टर को जमा किया। फिर हमने उसके सारे कंसेप्ट क्लियर किए, फिर हमने MCQs को भी डिस्कस किया और फिर लास्ट में हमने न्यूमेरिकल को भी देखा कि किस किस्म के न्यूमेरिकल इस हमारे पास टॉपिक में से बन सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।